कार्यक्रम तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित रेडियो नाट्य वाचन। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का रेडियो नाट्य वाचन। वाचन स्वर और प्रस्तुति काजल सूरी की है। कहानी मिलाप। लाला ज्ञानचंद बैठे हुए हिसाब किताब जांच रहे थे। उनके सुपुत्र बाबू नानक चंद आए और बोले, दादा, अब यहाँ पड़े पड़े जी उगता गया। आपकी आज्ञा हो तो मैं सैर को निकल जाऊं, 2-1 महीने में लौट आऊंगा। नानक चंद बहुत सुशील और सुंदर नवयुवक था। ज्ञानचंद ने उनकी तरफ तीखी निगाह से देखा और बोले, क्यों, क्या यहाँ तुम्हारे लिए कुछ कम दिलचस्पियां हैं? नानक चंद, रुपए तो दिलवाइए, इस वक्त 500 रुपए की सख्त जरूरत है। ज्ञानचंद, ऐसी फजूल बातों का मुझसे जिक्र न किया करो, मैं तुमको बार बार समझा चुका हूँ। नानक चंद ने जिद करनी शुरू कर दी और लाला इनकार करते रहे। यहाँ तक कि नानक चंद झुंझला कर बोले, अच्छा कुछ मत दीजिए, मैं यूं ही चला जाऊंगा। ज्ञानचंद ने कलेजा मजबूत करके कहा, बेशक तुम ऐसे ही हिम्मतवार हो, वहां तो तुम्हारे भाई बंद बैठे हुए हैं ना। नानक चंद, अब मुझे किसी की परवाह नहीं, आपका रुपया आपको मुबारक। नानक चंद की ये चाल कभी पट नहीं पड़ती थी। अकेला लड़का था। बूढ़े लाला साहब ढीले पड़ गए। रुपया दिया, खुशामद की और उसी दिन नानक चंद कश्मीर की सैर के लिए रवाना हो गया। मगर नानक चंद यहां से अकेला न चला। पड़ोस में बाबू रामदास रहते थे। बेचारे सीधे साधे आदमी थे। सुबह को दफ्तर जाते और शाम को आते, और इस बीच नानक चंद उनकी बेवा लड़की से मोहब्बत के इशारे किया करता था। यहाँ तक कि अभागी ललिता उसके जाल में आ फंसी और भाग जाने के मंसूबे बने। सुबह को बाबू रामदास उठे, ललिता न दिखाई दी। घबराए, सारा घर छान मारा, कुछ पता न चला। बाहर की कुंडी खुली देखी, बग्घी के निशान नजर आए, सर पीट कर बैठ गए। मगर अपने दिल का दर्द किससे कहते। हंसी और बदनामी का डर जबान पर मोहर हो गया। मशहूर किया कि वो अपने ननिहाल चली गई है। मगर लाला ज्ञानचंद सुनते ही भाप गए कि कश्मीर की सैर के कुछ और ही माने थे। धीरे धीरे ये बात सारे मोहल्ले में फैल गई। यहाँ तक कि बाबू रामदास ने शर्म के मारे आत्महत्या कर ली। नानक चंद कश्मीर का इरादा छोड़कर कलकत्ते जा पहुंचा। जो कुछ भी जमा पूंजी थी वो 2 महीने में खर्च हो गई। ललिता के गहनों पर नौबत आई, लेकिन नानक चंद में इतनी शराफत बाकी थी। दिल मजबूत करके अपने पिता को खत लिखा, मोहब्बत को गालियां दी और यकीन दिलाया कि अब आपके पैर चूमने के लिए जी बेकरार है, कुछ खर्च भेजिए। लाला साहब ने वो खत पढ़ा। तस्कीन हो गई कि चलो जिंदा है और खैरियत से है। रुपया रवाना कर दिया। जवाब में उन्होंने लिखा, जो कुछ भी तुम्हारी किस्मत में था वो हुआ, अभी इधर आने का इरादा मत करो, बहुत बदनाम हो रहे हो। तुम्हारी वजह से मुझे भी बिरादरी से नाता तोड़ना पड़ेगा। इस तूफान को उतर जाने दो, तुम्हें खर्च की तकलीफ ना होगी। मगर इस औरत की बाह पकड़ी है तो उसका निभा करना, उसे अपनी ब्याहता स्त्री समझो। नानक चंद के दिल पर से चिंता का बोझ उतर गया। बनारस से हर महीने पैसे आने लगे। इधर ललिता की कोशिशों ने भी उसके दिल को खींचा और तबीयत में स्थिरता और कुछ संयम आ चला। इस तरह कलकत्ता में उसने 3 साल काटे। इस बीच उसे एक प्यारी लड़की का बाप बनने का सौभाग्य हुआ, जिसका नाम उसने कमला रखा। इधर लाला ज्ञानचंद का स्वर्गवास हो गया, और यूं ही यह खबर नानक चंद को मिली, वो ललिता के पास जाकर रोने लगा। उसे अब ये फिक्र सवार हुई कि चलकर बनारस में अपनी जायदाद का कुछ इंतजाम करना चाहिए, वरना सारा कारोबार धूल में मिल जाएगा। लेकिन ललिता का क्या करूं? अगर इसे लिए वहां चलता हूं तो 3 साल की पुरानी घटनाएं ताजा हो जाएंगी। और फिर एक हलचल पैदा हुई। ललिता से नानक चंद को अब वो मोहब्बत न थी जिसमें दर्द होता है और बेचैनी रहती है। वो अब एक साधारण पति था जो गले में पड़े हुए ढोल को पीटना ही अपना धर्म समझता है, जिसे बीवी की मोहब्बत उस वक्त याद आती है जब वो बीमार होता है।
नानक चंद अब मजबूत इरादे के साथ सोचने लगा कि यहां से क्यों कर भागूं। अगर इजाजत लेकर जाता हूं तो 2-4 दिन में सारा पर्दा फाश हो जाएगा, और अगर हीला किए जाता हूं तो ललिता बनारस में मेरे सर पर सवार होगी। कोई ऐसी तरकीब निकालूं कि इन सब से मुक्ति मिले। सोचते सोचते एक तदबीर सूझी। वहां एक दिन शाम को दरिया की सैर का बहाना करके चला गया। रात को घर न आया। दूसरे दिन सुबह एक चौकीदार ललिता के पास आया और उसे थाने में ले गया। ललिता हैरान थी कि माजरा क्या है। वहां जाकर जो उसने देखा तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। नानक चंद के कपड़े खून में तरबतर थे। उसकी वही सुनहरी घड़ी, वही खूबसूरत छतरी, वही रेशमी साफा, सब कुछ वहां मौजूद था। जेब में उसके नाम के छपे हुए कार्ड थे। कोई संदेह ना हुआ कि नानक चंद को किसी ने मार डाला है। और उधर बनारस में नानक चंद की शादी रचाई जा रही थी। लाला नानक चंद की शादी एक रईस घराने में हुई, और तब धीरे धीरे वही पुराने उठने बैठने वाले आने लगे और फिर वही मजलिसें जमने लगी। नवेली बहू घर में कुड़-कुड़ कर मर गई। अब दूसरी शादी हुई, लेकिन इस स्त्री में भी नानक चंद को कोई आकर्षण न था। इसका भी वही हाल हुआ। 3 साल में वो भी चल बसी। अब तीसरी शादी हुई। ये औरत बहुत सुंदर थी, खूबसूरत आभूषणों से सुसज्जित। उसने नानक चंद के दिल में जगह कर ली। एक बच्चा भी हुआ, लेकिन बीमारी के कारण उसकी वो स्त्री भी मरी और 3 बरस का प्यारा लड़का भी चला गया, और दिल पर ऐसा दाग छोड़ गया जिसका कोई मरहम नहीं था। इन सदमों ने नानक चंद के दिल में मरे हुए इंसान को जगा दिया, और वो सोचने लगा कि ईश्वर ने मुझे मेरे पापों की सजा दी है। धीरे धीरे ये ख्याल उसके दिल में मजबूत होने लगा। मैंने उस मासूम औरत पर कैसा जुल्म किया, कैसी बेरहमी की, ये उसी का दंड है। ये सोचते सोचते ललिता की मासूम तस्वीर उसकी आंखों के सामने आ जाती, और अपनी बेटी कमला की भी। मालूम नहीं दोनों मर गई या जिंदा है। अफसोस, ऐसी बेकसी की हालत में छोड़कर मैंने उनकी सुध तक नहीं ली। उस नेक नामी पर धिक्कार है जिसके लिए ऐसी निर्दयता की कीमत देनी पड़ी। यह ख्याल आखिर उसके दिल पर पूरी तरह बैठा, और एक दिन वो कलकत्ता के लिए रवाना हो गया। सुबह का वक्त था। वो कलकत्ता पहुंचा और अपने उसी पुराने घर को चला। सारा शहर कुछ से कुछ हो चला था। बहुत तलाश के बाद उसे अपना पुराना घर नजर आया। उसके दिल में जोर से धड़कन होने लगी और भावनाओं में हलचल पैदा हो गई। उसने एक पड़ोसी से पूछा, इस मकान में कौन रहता है? बूढ़ा बंगाली था। बोला, हम ये नहीं कह सकता कौन है कौन नहीं। इतना बड़ा मुल्क है, कौन किसको जानता है। हाँ, एक लड़की और उसका बूढ़ा माँ, 2 औरत रहता है। विधवा है, कपड़े की सिलाई का काम करता है। जब से उसका आदमी मर गया तब से यही काम करके अपना पेट पालता है। इतने में दरवाजा खुला। एक 13-14 साल की सुंदर लड़की किताब लिए बाहर निकली। नानक चंद पहचान गया कि उसकी बेटी, उसकी कमला है। उसकी आंखों से आंसू आए। जी चाहा कि उस लड़की को छाती से लगा ले। आवाज को संभाल कर बोला, बेटी, जाकर अपनी अम्मा को कह दो कि बनारस से एक आदमी आया है। लड़की अंदर गई। थोड़ी देर में ललिता दरवाजे पर आई। नानक चंद ने उसे देखा और एक बड़ी सांस ली, और वो रोने लगा। ललिता ने घूंघट की आड़ से देखा और वो आश्चर्य के सागर में डूब गई। ललिता को इस बात की जरा भी चेतना न थी कि वो उस व्यक्ति के सामने खड़ी है जो एक जमाना हुआ मर चुका, वरना शायद वो चीख कर भागती। उस पर एक सपने की सी हालत छाई हुई थी। मगर जब नानक चंद ने उसे सीने से लगाकर कहा, ललिता, अब तुमको अकेले न रहना पड़ेगा। तुम्हें इन आंखों की पुतली बनाकर रखूंगा। मैं इसलिए तुम्हारे पास आया हूं। मैं अब तक नरक में था, अब तुम्हारे साथ स्वर्ग का सुख भोगूंगा। तो उस वक्त ललिता चौंकी और छिटक कर अलग हुई और बोली, आंखों को तो यकीन आ गया, मगर दिल को नहीं आता। ईश्वर करे ये सपना हो। कहानी मिलाप। तारों तले जिंदगी, इस सीरीज में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानियों पर आधारित रेडियो नाट्य वाचन स्वर और प्रस्तुति काजल सूरी की थी।